आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विजय दिवस के अवसर पर किया विशेष कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में भूतपूर्व सैनिकों ने लिया भाग। बेमेतरा में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। स्वास्थ्य मितान कार्यकर्ताओं की हड़ताल आंदोलन की दी गई है चेतावनी। खैरागढ़ में आईपीएल की तर्ज पर शहर में क्रिकेट टूर्नामेंट, फ्लड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। 10 टीमें लेंगी हिस्सा। डोंगरगढ़ की रिया गणवीर बिना कोचिंग से बनी सिविल जज। सेल्फ स्टडी के जरिए अपनी मंजिल को पाया। राजनांदगांव में युवा उत्सव का आयोजन। जिले भर से बच्चों और युवाओं ने लिया भाग। विभिन्न खेल गतिविधियों का किया गया आयोजन। खैरागढ़ मुक्तिधाम में स्वच्छता का अभाव। गंदगी के बीच पूरी होती है जीवन की अंतिम यात्रा। मंडाखन देवांगन ने किया मुक्तिधाम का निरीक्षण। भूतपूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि देकर मनाया विजय दिवस। गौरव स्थल पर एकत्र होकर शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां आज ही के दिन पाकिस्तान से युद्ध में भारतीय सैनिकों ने विजय प्राप्त की थी और इस ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए राजनांदगांव भूतपूर्व सैनिकों द्वारा विजय दिवस मनाया गया है। भूतपूर्व सैनिकों ने गौरव स्थल पर एकत्र होकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारतीय सेना की वीरता को सलाम किया है। इस अवसर पर शहर के ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां शहीदों को सम्मानित किया जाएगा और विजय दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने भी शिरकत की है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथाओं को याद किया। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं 16 दिसंबर 1971 की लड़ाई में जो पाकिस्तान को हमने 93,000 सैनिकों के साथ घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे। आज उसी दिन को याद करने के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस ऐतिहासिक लड़ाई 3 दिसंबर से शुरू हुआ था और 16 दिसंबर को खत्म हुआ। मात्र 13 दिन में लड़ने वाली ये लड़ाई दुनिया की ऐसी लड़ाई है जो इतने शॉर्ट टाइम में हमने विजय हासिल किया। इस लड़ाई के दौरान हमने अपने 3,900 सैनिकों को भी खोया और 8,994 सैनिकों घायल भी हुए। हमने पाकिस्तान के लाहौर तक कब्जा कर लिया था इस सिचुएशन में, मगर शिमला समझौते के तहत हमने उदारता दिखाई और पाकिस्तान को वो जमीन वापस कर दिया। मगर जो पूरी पाकिस्तान है, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसको हमने इस लड़ाई में अलग किया, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अगली खबर खैरागढ़ से है, जहां खैरागढ़ नगर के वीआईपी वार्ड राज फैमिली लालपुर में स्थित मुक्तिधाम, जहां सफाई की बुरी हालत के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां की सफाई व्यवस्था इतनी बुरी हो चुकी है कि मुक्तिधाम झाड़ियों और गंदगी से भरा हुआ है, जिसके कारण अंतिम संस्कार करने आने वाले परिवारों को असुविधा हो रही है। इस संबंध में कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि मंडाखन देवांगन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुक्तिधाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने नगरपालिका के सफाई निरीक्षक टोडर सिंह को मौके पर बुलाकर लचर सफाई व्यवस्था पर जमकर फटकार लगाई। साथ ही झाड़ियों को काटने और सफाई की व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं सफाई निरीक्षक टोडर सिंह ने बताया कि कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन जैसे ही हड़ताल समाप्त होगी सफाई का काम फिर से शुरू किया जाएगा। तो मतलब अभी जिस हिसाब से यहाँ सफाई नहीं हुआ है ना, अभी वर्कर लोग सब हड़ताल में है। हड़ताल से आने के बाद सफाई हो जाएगा। तो वर्कर लोग हड़ताल में तभी हैं भैया। हाँ। लेकिन ये जो गंदगी और जो परेशानी जानकारी जैसे कि आता है ना, तो साफ करवा देते हैं। कब से साफ नहीं हुए आपकी जानकारी में? ये तो बहुत दिन से कम महीना 1.5 महीने से नहीं हुआ है। समय समय में होते रहता है। अभी बहुत ये मतलब ना कचरा वचरा बहुत है, साफ हो जाएगा भैया। कब तक हो जाएगा साफ? हड़ताल में हड़ताल से आ जाएंगे ना वर्कर लोग तो करवा दूंगा।
लालपुर खैरागढ़ का बड़ा मुक्तिधाम, बहुत व्यापी मुक्तिधाम और राज परिवार के मुक्तिधाम। हम लोग आज उनको निरीक्षण करने आए थे और यहाँ देखें तमाम प्रकार के यहाँ गंदगी, कोई साफ सफाई का आलम नहीं, पूरे कचड़े बड़े बड़ी बड़ी झाड़ी है, लोग यहाँ बैठने को ऐसा छोड़ दो, खड़े होने की स्थिति नहीं। यहाँ पर ये नगर पालिका जो कुर्सी लगी हुई है वहाँ पर पूरे जाल झड़ों के वहाँ नहीं बैठ सकते आप। ये प्रतीक्षालय बनाया गया है बैठने के लिए नगर पालिका द्वारा, वहाँ पूरी तरह से गंदगी, वहाँ बंदरों का वहाँ लेटरिन बाथरूम करना, वहाँ धूल धक्का, पूरा जाला, कोई प्रकार साफ सफाई नहीं। ये मुक्तिधाम खैरागढ़ का बहुत ही बड़ा मुक्तिधाम और खैरागढ़ का सबसे व्यापी मुक्तिधाम है राजपुर के लोग। और यहाँ पर एक अच्छे लोग यहाँ आसपास निवास करते हैं और बड़ी अच्छे लोगों की यहाँ बॉडी आती है। मैं देखता हूँ यहाँ पता नहीं दुर्भाग्य से खैरागढ़ की सफाई वैसा पूरी तरह से लचर है, नाले की सफाई नहीं हो रही है, शौचालय की सफाई नहीं हो रही है, सड़क की सफाई नहीं हो रही, जगह जगह कचरे पड़े हैं। और आदमी अंतिम यहाँ मुक्ति के लिए आते हैं, मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। वो आने के बाद भी गंदगी के आलम, उसको लेकर हम लोग कांग्रेस के सभी साथी लोग, पार्षद लोग, नेता प्रतिपक्ष जी और सभी लोग आए हैं। आज हम लोग मौके पर बुलाकर नगर पालिका के जो राजस्व निरीक्षक है उनको हमने बुलाया है, उनको निरीक्षण करके दिखाया है, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी सफाई की जाएगी। हम सफाई की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। खबर राजनांदगांव से है, जहां महाराष्ट्र मंडल द्वारा विकासखंड स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के बच्चों और युवाओं ने भाग लिया है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में चयनित प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। वहीं मंडल के पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम को युवाओं के लिए एक बेहतरीन मंच बताया है। जी, ये विकासखंड स्तरीय युवा उत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित किया गया है सर, महाराष्ट्र मंडल में। इसमें हमारी 4 विधाओं में हमारे बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे। सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोकगीत, एकल लोक नृत्य, एकल लोकगीत। उसके अतिरिक्त लाइफ स्किल का है और वक्तृत्व कला वगैरह भी है जिसमें शामिल हैं। और विज्ञान के मेलों के लिए लगाए थे सर। दुर्भाग्य है कि अभी हमारे स्कूलों में जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो आप परीक्षा दे रहे हैं, अभी 6माही परीक्षाएं चल रही हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन बाकी विधाओं के लोकगीत लोक नृत्य के कलाकार जो हैं उपस्थित हो गए हैं। जब जुनून और आत्मविश्वास हो तो मंजिल दूर नहीं होती। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और अगर किसी का सपना मजबूत हो तो उससे पूरा करने के लिए भी कोई नहीं रोक सकता। यही साबित कर दिखाया है डोंगरगढ़ की रिया गणवीर ने, जिन्होंने बिना कोचिंग के अपने पहले ही प्रयास में सिविल जज के पद पर चयन पाकर अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को एक नया मुकाम दिया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के एक छोटे से विकासखंड डोंगरगढ़ की रहने वाली रिया गणवीर, जिन्होंने सिविल जज की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अपने परिवार, गाँव और जिले का नाम रोशन किया है। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि रिया के माता पिता आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे कि वो उन्हें कोचिंग दिला पाते, लेकिन रिया ने कभी हार नहीं मानी और रिया ने अपने आत्मविश्वास और संघर्ष के बलबूते खुद से ही पढ़ाई की और सिविल जज की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी के जरिए अपनी मंजिल को पाया है। मैं बहुत खुश हूँ जी, समझे जी, अपने गांव की, अपने शहर की, अपने मोहल्ले की, अपने समाज की, एक मध्यम वर्ग परिवार की बेटी जो इतना अच्छा पढ़ाई करके अपना सिविल जज का सिलेक्शन की है, तो मैं बहुत खुश हूँ जी। और आप सभी लोगों का धन्यवाद दिल से करता हूँ, जो कैसे भी किसी भी रूप से मेरे बेटी का सहयोग किए और उसको समय समय पे उसका साथ दिए, तो मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपके यहाँ की बेटी का चयन हुआ है जज के लिए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और मैं सभी फ्रेंड्स लोग को, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरी बेटी इतने ऊंचे पद में गई है और मैं बहुत खुश हूँ। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। रिया का ये मानना है कि उनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का है। रिया कहती है कि मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और वे खुद अपने सपनों को तुच्छ करके मुझे अपना सपना पूरा करने का मौका देते रहे। उनके बिना ये सब संभव नहीं होता। रिया की शिक्षा की शुरुआत डोंगरगढ़ के खालसा पब्लिक स्कूल से हुई है, जहां उन्होंने 2013 में अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने 2017 में गवर्नमेंट नेहरू कॉलेज डोंगरगढ़ से
बीएससी की डिग्री प्राप्त की। फिर 2020 में पंडित किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय राजनांदगांव से एलएलबी की डिग्री हासिल की। रिया का ये मानना है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। उनकी यह सफलता सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे जिले और प्रदेश की लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। रिया की मेहनत और समर्पण ये साबित करते हैं कि अगर किसी में जुनून हो तो कोई भी बाधा उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने से रोक नहीं सकती। रिया गणवीर की इस उपलब्धि पर उनके परिवार और दोस्तों में खुशी का माहौल है। रिया की कड़ी मेहनत और संघर्ष को देखते हुए प्रेस क्लब डोंगरगढ़ के सदस्यों ने भी उन्हें बधाई दी है। तो जैसे आपने पढ़ाई किया, पढ़ाई में किस तरह से समय आपने लगाया? जी सर, कितना घंटा पढ़ाई करते थे? घंटे तो आप ऐसे गिन नहीं सकते। पढ़ने जा रहे हो अगर आप किसी चीज़ को, तो आपको पूरा उसको समय देना है, हर एक चीज़ उसकी समझना है, तब आप बहुत अंदर तक उसको समझ पाएंगे। और जो भले एग्ज़ाम इतना बड़ा होता है लेकिन उसको आप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। जैसे कई लोग बच्चे हैं वो पढ़ने का जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो कोचिंग की तरफ ध्यान रहता है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी सर, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे पास इतना जो है फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम कोचिंग कर पाए, तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया कोचिंग की तरफ कि मुझे कोचिंग करना है। और पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज़ कोचिंग में पढ़ाया जाता है वो चीज़ हम घर में कर सकते हैं। तो कभी मेरा ध्यान गया ही नहीं कोचिंग की तरफ। जो भी मैंने किया है अपना खुद की मेहनत से और सेल्फ स्टडी करके किया है। आगे भविष्य में क्या सोचे हो जैसे इसी पढ़ाई को लेकर? अभी तो आप जाएंगे, आपको जो वो मिलेगा, फिर उसके बाद ट्रेनिंग करेंगे, फिर आगे हम क्या सोचे हो? और जी सर, अभी तो फिलहाल जो है मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। अभी इस चीज़ को मैं अच्छी तरीके से एंजॉय करूँगी और जो है मैं चाहूँगी कि मैं ऐसा जजमेंट दूँ जिससे हमारे समाज में, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में जो है एक पॉजिटिव मैसेज पहुँचे। आपके मम्मी पापा जो हैं वो आपको यहाँ तक मतलब आपको समय दिए और अपना तन मन लगाए, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी सर, एक बच्चा जब सक्सेस होता है तो उसका जो सबसे बड़ा जो श्रेय होता है वो माता पिता को ही जाता है। माता पिता जो है एक बच्चे के लिए जो करते हैं उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। और जो है मैं अपने माता पिता के बारे में बताना चाहूँगी थोड़ा सा कि मम्मी हैं, पापा हैं, दादा हैं? जी, मम्मी हैं, पापा हैं, मेरे नाना जी रहते हैं, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन जो है सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं वो मेरे माता पिता ही रहे हैं। मैं अपने फादर के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ऐसा माहौल दिया है कि मैं ये सब कर पाई। और तो आपने देखा कि रिया जो है बोलते बोलते काफ़ी भावुक हो गई और चैनल की ओर से मैं इनको पुनः बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वह सोन कुमार सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज़, डोंगरगढ़। रिया गणवीर की सफलता इस बात का जीवंत उदाहरण है कि शिक्षा के माध्यम से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। रिया ने यह साबित कर दिया है कि यदि इंसान की मेहनत सच्ची हो और मन में किसी लक्ष्य को हासिल करने की प्रबल इच्छा शक्ति हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। इस सफलता के साथ रिया गणवीर का नाम न केवल उनके परिवार में बल्कि जिले भर में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। खैरागढ़ में मॉर्निंग क्रिकेट क्लब द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की तर्ज पर शहर के ऐतिहासिक फतेह सिंह खेल मैदान में आज 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मैच पत्रकार 11 और नगर पालिका खैरागढ़ के विरुद्ध आज शाम 6 बजे खेला जाएगा। आयोजन समिति के सदस्य हर्षदीप सिंह ने बताया कि टूर्नामेंट में खैरागढ़ नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत 140 खिलाड़ियों को 10 टीमों में बांटा गया है। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए रखा गया है। इसके अलावा प्रति मैच में मैन ऑफ द मैच, टूर्नामेंट के अंत में मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट कैच समेत बहुत सारे अवार्ड खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। का दूसरा साल है जो आईपीएल के तर्ज में कराया जा रहा है मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के द्वारा। इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने भाग लिया है आईपीएल के तर्ज से और इसका शुरुआत आज 16 तारीख से, इसका फाइनल 29 तारीख को किया जाएगा। इसका पहला इनाम 1 लाख रुपए, दूसरा 50,000 और तीसरा 25,000 रुपए है। आज का पहला जो 100 मैच रहेगा वो नगर पालिका खैरागढ़
और पत्रकार 11 के मध्य खेला जाएगा। उसके बाद लीग का पहला मैच आज निहाल सुपर किंग वर्सेस महाशक्ति सेना के मध्य खेला जाएगा। बेमेतरा में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले के स्वास्थ्य मितानिन कार्यकर्ता संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है, जहां हड़ताल का कारण उनकी मांगों को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अनदेखी है। जहां छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद भी मितानिन कार्यकर्ताओं की मांगे पूरी नहीं हुई है। बेमेतरा तहसील कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठे मितानिन कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और मोदी सरकार को चुनावी वादे याद दिलाए हैं। उनका कहना है कि भाजपा ने चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि मितानिनों को एनएचएम में संविलियन किया जाएगा, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार ने उनके अधिकारों की अनदेखी की है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो उनका आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है और इसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। बात यह है कि हमने फरवरी में हड़ताल किया था कि हमारे मैदानी कार्यक्रम को एनएचएम में संविलियन किया जाएगा, लेकिन उसके बाद हमको सरकार से ठोस आश्वासन मिला कि आपकी प्रक्रिया चालू हो गई है और आपको एनएचएम में संविलियन किया जाएगा। इस आश्वासन पे हमने फरवरी में हड़ताल खत्म किया। उसके बाद हम लगातार आज 6 महीने से जुलाई में सूचना मिली, नवा सौगात प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन भुगतान राज्य से सीधा किया गया। हमको सूचना मिली कि एनएचएम में संविलियन होने का प्रक्रिया चालू हो गया है करके। लगातार हम 6 महीने से एमडी ऑफिस स्वास्थ्य मंत्री चक्कर काटते रह गए, लेकिन अभी तक कि ना हमारा गाइडलाइन जारी हुआ है और न ही संविलियन हुआ है। और जिस एसएचआरसी मतलब जिस संस्था के तहत हम लोग काम करते थे, हमने उनके प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर के हम एनएचएम का मांग किए थे, लेकिन आज सरकार जो है उन्हीं 105 कर्मचारियों के लिए संविलियन का प्रक्रिया चला रही है, न कि हमारे लिए। हम लोग सरकार से मांग किए थे कि हम लोग को एनएचएम में संविलियन किया जाए करके, और 1 साल हो गया तो सरकार हम लोग की बात को अभी तक नहीं सुनी है। इसलिए हम लोग उग्र आंदोलन करना है करके जिला में आज हम लोग को मतलब 4 दिन हो गया धरना में बैठे, और अगर सरकार हम लोग की बात को आगे नहीं सुनेगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। रायपुर में भी मतलब वहाँ धरना करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विजय दिवस के अवसर पर राजनांदगांव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें खास तौर पर स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए मनमोहक कार्यक्रमों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन भूतपूर्व सैनिकों की उपस्थिति में स्थानीय ऑडिटोरियम में हुआ है, जहां पर मधुसूदन यादव के साथ महापौर हेमा देशमुख भी मौजूद रही। बच्चों ने संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय सेना की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया है, जिन्होंने देश के लिए उनके योगदान को याद करते हुए अपने अनुभव साझा किए। वहीं कार्यक्रम के दौरान सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा 16 दिसंबर भारत पाकिस्तान 1971 का वो समय, आज के दिन हमारी विजय हुई थी। इस विजय दिवस, इस दिन को हम विजय दिवस के रूप में उल्लास से मना रहे हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक जो उस क्षण के गवाह थे, आज उनका सम्मान किया गया, उनको मुख्य अतिथि के रूप में आसन पर बैठाया गया। बहुत ही गर्वान्वित महसूस होता है हर एक भारतीय नागरिक जब इस प्रकार के दृश्य से वो वाकिफ होता है। निश्चित रूप से आज मुझे सम्मान करने का मौका मिला उस समय के हमारे भूतपूर्व सैनिकों, तो दिल गदगद हो गया, हृदय बहुत गर्वान्वित महसूस करने लगा और उस दिन को याद करने लगा जब बांग्लादेश इस दिन अलग हुआ था। हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का निर्णय जो आज हमको गर्वान्वित महसूस करता है, और आज हम सब मिलकर विजय दिवस के रूप में उस दिन को मना रहे हैं। अगली खबर बालोद से है, जहां राजनांदगांव बालोद रोड पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया था। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायल व्यक्तियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 6 गंभीर रूप से घायल लोगों को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है और इनमें से 3 से 4 लोग की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है।
बालोद में एक हादसा हुआ है जहां से बालोद उनको सबसे पहले बालोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया था और वहां पे से लगभग 1:40 पे उनको रिफर किया गया। राजनांदगांव वो लगभग 5:40 पे आए थे। 6 लोग थे और 6 की कंडीशन अच्छी नहीं थी। उनमें से जो ड्राइवर था युवराज नाम का, उसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हुई है। बाकी जो 5 हैं उनमें से 1 महिला वेंटिलेटर पे है और बाकी चारों भी जो है 4 में से 3 हेड इंजरी और 1 को हड्डी का फ्रैक्चर है। सभी की स्थिति सीरियस है। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देशन में खैरागढ़ पुलिस द्वारा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग के लिए बीट प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी और थाना प्रभारी अनिल शर्मा के मार्गदर्शन में ये कदम उठाया गया है। बीट प्रणाली के तहत थाना क्षेत्र के प्रत्येक बीट में आमजन की सहज उपस्थिति वाले स्थानों पर संबंधित बीट प्रभारी और बीट आरक्षकों के नाम और मोबाइल नंबर दीवारों पर अंकित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही महिला सुरक्षा और सम्मान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए खैरागढ़ पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है, जहां महिला बीट बनाई गई है, जिसमें महिला पुलिस अधिकारियों और महिला आरक्षकों को शामिल किया जा रहा है। ये टीम महिला संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगी। थाना खैरागढ़ क्षेत्र अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल जी के आदेशानुसार जो थाना क्षेत्र के गांव हैं और शहर हैं, इन्हें छोटे छोटे बीटों में बांटकर उन बीटों के आरक्षक और बीट अधिकारी की नियुक्ति करने के बावजूद निर्देश प्राप्त हुए थे, जिससे हम अपराधों की रोकथाम प्रभावी तरीके से कर सके। साथ ही साथ हमें तुरंत प्रभावी तरीके से तुरंत त्वरित सूचना भी प्राप्त हो जाए। इस उद्देश्य के साथ आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर थाना क्षेत्र के समस्त गांवों में बीट आरक्षक और बीट प्रभारी निर्धारित किए गए हैं। साथ ही साथ शहर के अंतर्गत अलग अलग वार्ड वाइज और मोहल्ले के अनुसार यहाँ पे बीट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें अलग अलग बीट प्रभारी और बीट आरक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिनका काम है कि वो लगातार अपने बीट पे भ्रमण करेंगे, वहाँ की जानकारी प्राप्त करेंगे और यदि वहाँ से कोई सूचना आती है तो उन सूचनाओं को एकत्र करके उस पर प्रभावी कार्यवाही करने का प्रयास करें। और इसी के साथ आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।